प्रिय छात्रों, हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा विषय है समास। समास के 6 भेद होते हैं, जिनमें से 4 भेदों का हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम समास का 5वां भेद है कर्मधारय समास। आज इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कर्मधारय समास होता क्या है। तो ये कर्मधारय समास की परिभाषा है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, अथवा पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर उपमेय और उपमान 2 शब्द आए हैं। इनको देखकर आपको लगता होगा कि ये है क्या। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान वो शब्द होता है जिसकी उपमा दी जाती है। इसके बाद यहाँ पद शब्द देखने को मिल रहा है। पद मीन्स होता है टुकड़े, यानी कि हम समास करते हैं। समास जो हमारे पास शब्द होता है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसके 2 पद होते हैं। यानी कि हम 2 खंड करते हैं, पहला खंड दूसरा खंड। पहले खंड को पहला पद और दूसरा जो हम खंड करते हैं उसको दूसरा खंड कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर समस्त पद दे रखा है। समस्त पद का अर्थ होता है समास से मिलकर बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं। यहाँ पर नीलगाय, ये समास है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, नील प्लस गाय। तो जो पूरा जो शब्द है ये समस्त पद है, जिसे सामासिक पद भी कहते हैं। यहाँ पर यह समास विग्रह है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो समास विग्रह, तो समास या सामासिक पद को पहले की तरह पुनः जैसा का जैसा अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर नील गाय है जो गाय, यानी कि नीली है जो गाय, ये यहाँ पर इसका समास विग्रह है। अब हम कर्मधारय समास के कई उदाहरण हैं, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ पर ये नील गाय दे रखा है। ये नील गाय, नील प्लस गाय। यहाँ पर नील क्या है? रंग है। तो यानी कि विशेषण है। ये गाय की विशेषता है कि गाय है कैसी, तो यहाँ पर गाय नीली है। और गाय की विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है? गाय की। तो गाय यहाँ पर विशेष है और नील यहाँ पर विशेषण है। तो पहला पद विशेषण हुआ और दूसरा पद विशेष हुआ। इसका समास विग्रह है नील गाय, जो समस्त पद है। इसका समास विग्रह है नीली है जो गाय। इसके बाद ये दूसरा शब्द है घन श्याम। घन मीन्स होता है बादल, यानी कि किसके समान श्याम है? तो बादल के श्याम, बादल के समान श्याम। तीसरा है चंद्रमुख। चंद्रमुख है, चंद्र मीन्स चंद्रमा, मुख मीन्स मुख।
तो इसका समास विग्रह है चंद्रमा के समान मुख, यानी कि मुख को किसकी उपमा दी गई है? चंद्रमा की। इसी तरीके से ये अगला शब्द है मीनाक्षी। मीन मीन्स होती है मछली और अक्षी मीन्स होता है आंख। तो यानी कि आंख को किसकी तुलना दी गई है? मछली को, कि मीन के समान आंखें। तो ये उपमेय और उपमान हुआ। ये यहां पर अक्षी उपमान है और मीन यहां पर उपमेय है। इसी तरीके से अगला उदाहरण है मृग नैनी। मृग मीन्स होता है हिरण और नैन मीन्स होता है नेत्र। इसका समास विग्रह होगा मृग के समान आंखें या मृग के समान नेत्र। तो यहां पर ये नैनी है वो उपमेय है और मृग यहां पर उपमान है। समास का छठा भेद है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं। तो बहुव्रीहि समास की यहाँ पर परिभाषा है, वह समास जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और जिसका कोई साधारण अर्थ न होकर कोई विशेष तीसरा अर्थ होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ समस्त पद है और ये समास विग्रह है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि समस्त पद कहते किसे हैं। तो समास से मिलकर बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं और समास विग्रह सामासिक पद को पुनः पहले जैसा अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुव्रीहि समास के अनेक उदाहरण दे रखे हैं। आइए हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यहां पर यह शब्द दे रखा है पीतांबर। पीतांबर यहां पर समस्त पद है। समस्त पद को सामासिक पद भी कहते हैं। तो पीतांबर ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पीत प्लस अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। ये पीतांबर का समास विग्रह है। पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। तो पीतांबर हम केवल श्री कृष्ण के लिए ही कहते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कहते। इस समास में कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो रूढ़िवादी होते हैं, एक प्रथा के अनुसार हमेशा से चले आ रहे हैं कि हम इन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही व्यक्ति के लिए करते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है लंबोदर। लंबोदर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लंबा प्लस उदर। लंबा प्लस उदर। लंबा मीन्स एक लंबाई है और उदर मीन्स होता है पेट। यहां इसका समास विग्रह है लंबा है जिसका उदर, अर्थात श्री गणेश। श्री गणेश को ही हम लंबोदर शब्द का प्रयोग करते हैं, हम किसी दूसरे के लिए नहीं करते। इसलिए यहां पर विशेष तीसरा अर्थ लिया जा रहा है। इसलिए यहां पर लंबोदर जो शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास है। अगला शब्द है नीलकंठ। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, नील प्लस कंठ। नील का अर्थ होता है नीला रंग और कंठ का मतलब होता है एक गला या कंठ। यहां इसका समास विग्रह है नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। हम नीलकंठ भगवान शिव को ही कहते हैं, किसी दूसरे को नहीं कहते। इसलिए यहां भी एक विशेष तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए ये भी बहुव्रीहि समास का
उदाहरण है। अगला शब्द है गजानन। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गज प्लस आनन। गज मीन्स होता है हाथी और आनन मीन्स होता है मुख। इसका समास विग्रह है, गज के समान आनन है जिसका। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। गणेश को ही हम गजानन कहते हैं, किसी दूसरे के लिए हम गजानन नहीं कहते हैं। तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला शब्द है त्रिलोचन। त्रि प्लस लोचन। त्रि का मतलब होता है तीन और लोचन का मतलब होता है नेत्र। यहां इसका समास विग्रह है, तीन है लोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव। भगवान शिव को ही हम त्रिलोचन कहते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कहते। यहां भी इसका विशेष तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है, इसलिए त्रिलोचन भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसके बाद यहां पर दशानन शब्द दे रखा है। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, 10 प्लस आनन। 10 यहां पर एक गिनती की संख्या है और आनन मीन्स होता है मुख, यानी कि 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। रावण को ही हम दशानन कहते हैं, किसी दूसरे के लिए दशानन नहीं कहते। तो यहां भी एक विशेष तीसरा अर्थ लगाया जा रहा है, इसलिए दशानन भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आज हमने समास के जो 6 भेद होते हैं उनका हमने विधिवत रूप से या विस्तार रूप से अध्ययन किया है। इस प्रकार से आज हमारे समास विधिवत रूप से संपूर्ण हुए या पूर्ण हुए। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।